ठीक नहीं होगा, मैंने कहा इसलिए तो तुम डेनियल है। तो खैर यहाँ पे ये समझना होगा कि जो मैंने अभी बताया पोटेशियम के कॉन्टेक्स्ट में, इसका अगर आपको रिसर्च पेपर चाहिए तो यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत ही बेहतरीन। उसमें क्या किया, जैसा हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, पिछले 3 साल से कर रहे हैं, कि अगर किडनी पेशेंट को हाई पोटेशियम डाइट दे दिया जाए तो उनकी किडनी ठीक हो जाती है। तो हम यही करते हैं, किडनी पेशेंट को नारियल पानी देते हैं, पालक दे देते हैं, टमाटर दे देते हैं, एप्पल दे देते हैं, ऑरेंज देते हैं, पपीता देते हैं, खूब सारा। नतीजा उनका किडनी ठीक, उनकी सूजन गायब। नतीजा उनका यूरिन आउटपुट बढ़ गया, उनका ब्लड प्रेशर नीचे आ गया, पूरी तरह स्वस्थ हो गया। राइट, ये तो रिसर्च पेपर है 2020 का, लेकिन हम अपने हॉस्पिटल में खुद ही ये करते हैं। राइट, तो जो चीज़ें आपको ठीक कर सकती हैं उन चीज़ों को हटा दो, और जिन चीज़ों से आपकी बीमारी बढ़ सकती है उसी को कन्विंस करके डाल दो। अब बीमारी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो पहले तो ये है कि ट्रैक में आप कैसे फंस रहे हैं। एक हेल्दी इंसान किस तरह से ग्रेजुएट हो रहा है इनटू थ्रू सिकनेस। असली पेशेंट, 2 तरह के पेशेंट है, नकली पेशेंट, एक असली पेशेंट। नकली पेशेंट मतलब कागजी पेशेंट, कागज में बता दिया कि आप पेशेंट हो, मान लीजिए। मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। आजकल ऐसा होता है कि जब भी कभी किसी को महिलाओं में ब्रेस्ट में थोड़ा सा कहीं उसको दिख रहा है कि गांठ वाट है, तो इस तरह की अवेयरनेस फैला दी गई है, मिस इन्फॉर्मेशन, कि गांठ कहीं ट्यूमर ना बन जाए, कैंसर ना बन जाए। तो वो क्या करेगी कि डॉक्टर को दिखा दो। डॉक्टर क्या बोलेगा, मेमोग्राम कर दो, बायोप्सी कर दो। अब जब बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी क्या होता है ये आपको समझ लेंगे तो कभी कोई बायोप्सी नहीं करेगा जिंदगी में। बायोप्सी में जहाँ पे शक है कि ये गांठ कहीं कैंसर ना हो, वहाँ से एक टुकड़ा निकाल लेते हैं और टुकड़े को स्लाइड में डालेंगे तो ऐसा दिखेगा जैसा कोई दिख रहा है, ऐसी स्लाइड है। अब इसकी शक्ल को देख के पैथोलॉजिस्ट इसके डिजाइन को देख के ये तय करेगा ये कैंसर सेल है, नॉर्मल सेल है, एब्नॉर्मल सेल है, लग जाए। तो लेकिन जो डॉक्टर बोल रहा है ये कैंसर है या नहीं है, डॉक्टर को जो बोल रहा है उसमें कितनी चाहिए। इसके लिए भी एक ऑब्जर्व स्टडी हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग। उसमें क्या किया, इसी वाले स्लाइड को 800 अलग अलग डॉक्टर को दे दी जो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, और उनसे पूछा गया बताओ ये नॉर्मल है या नॉर्मल है। करीब 43% डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल है, करीब 34% डॉक्टर ने बोला ये एब्नॉर्मल है, और करीब 19% डॉक्टर ने बोला ये कैंसर। अब जरा सोचिए, आपके बायोप्सी का स्लाइड किस डॉक्टर के पास गया उस पर निर्भर करता है कि आप पेशेंट है या नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन आपके पास जब बायोप्सी की रिपोर्ट आती है, आपको ऐसा लगता है कि भगवान का दिया हुआ कोई वाणी है जो बदल नहीं सकती, यही लगता है ना। जैसे ही एक इंसान को बोलते हैं आपका बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई, यहाँ पे कैंसर लिखा हुआ आ गया, तो आधा तो वहीं वो मर जाता है, मरता ही नहीं मरता, आधी जान तो वहीं निकल जाती है। उसके बिहेवियर ही पेशेंट वाला रहता है, खाना पीना बंद, भूख लगना बंद, राइट, और वो घर पे बैठ जाता है, जॉब छोड़ देता, अब तो उसका बिहेवियर पेशेंट हो जाता है, और आप भी मान लेते हैं तो पेशेंट ही देखेगा ना, और रही से कसर कीमोथेरेपी पूरी कर देता है। तो बायोप्सी ना केवल मिसलीडिंग है, बायोप्सी इज वेरी डेंजरस, क्योंकि बायोप्सी के दौरान लोगों की डेथ हो जाती है। 84% बोलते हैं कि बेहद पेन होता है, ब्लीडिंग होती है 0.16% में, 0.1% लोग पंचर हो जाता है और ऑर्गन्स में, और 0.1% लोगों की डेथ भी हो जाती है ड्यू टू बायोप्सी। तो बायोप्सी अपने आप में एक बीमारी है, अपने आप में बीमारी है। फिर बोलते हैं बोन मैरो टेस्ट करा, वो भी बायोप्सी है, खतरनाक वाली बायोप्सी। बोन मैरो टेस्ट जब कराते हैं तो अधिकतर लोग बोलते हैं उनको पेन कितना होता है, इतना पेन कि जितना वो कभी सह नहीं सकते। बोलने में लगता है बोन मैरो टेस्ट कर दो, लगता है छोटा मोटा कुछ टेस्ट होगा, जबकि ये भयंकर तरह से, और कई लोग तो मर ही जाते हैं, और मर गया तो बोलेंगे क्या डॉक्टर, वो तो कैंसर से मर गया, यही बोलेंगे ना। ये तो ना बताएंगे हमने बायोप्सी की उसी वजह से कुछ दिनों में उसकी देहांत हो गई, यही बोलेंगे। तो हमें समझना होगा कि जैसे मैंने आपको बताया, बायोप्सी जो रिलायबल, मिसलीडिंग, डेंजरस। रिलायबिलिटी उसकी कितनी है, जितने की पॉइंट ऑफ व्यू होती है उतनी रिलायबल। ठीक इसी तरह से अभी पहले मैं बताऊँ कि कैसे ट्रैक में फंसते, नकली पेशेंट कैसे असली में होता है, फिर मैं बताऊँगा असली वाले पेशेंट को ठीक कैसे होता है ना। पहले तो नकली पेशेंट ही मेजर प्रॉब्लम। अब देखिए मेमोग्राम, ये जानना जरूरी है सबके लिए कि मेमोग्राम क्या होता है
ये चेक करने की, जैसे आपको सलाह देते हैं कि 40 की उम्र पर हर 6 महीने में एक बार मेमोग्राम कराना चाहिए। तो मेमोग्राम में क्या होता है ये समझना होगा आपको कि प्लेट्स हैं जो आपस में ब्रेस्ट को इस तरह से प्रेस करते हैं। ये करीब 22 kg का है एक प्लेट। इतना प्रेशर जिससे आपकी चीख निकल जाए, और फिर फोटो खींचते हैं, अंदर से दिखाते हैं कि कोई डैमेज तो नहीं है। अब इसको अगर आपको समझना हो तो इसको अगर आपको समझना हो तो कुछ इस तरह से आपको समझाता हूँ। 2 संतरे ले लीजिए, एक को तो ऐसे छोड़ दीजिए, एक को खूब दबाइए, अच्छी तरीके से छोड़िए, ऐसे दबा दीजिए, फिर छोड़ दीजिए 2 संतरे। एक के बाद आइए, कौन सा वाला संतरा सड़ा हो जाएगा? क्योंकि अंदर के सेल्स को अपने तोड़ डालें। जब भी मेमोग्राम करेंगे तो अंदर के सेल्स को अपने तोड़ा है, इंजर कर दिया। अच्छा, तो क्या होगा? जब इंजर करेंगे तो बॉडी क्या करेगी? उसे हील करने की कोशिश करेगी। लेकिन आप तो 6 महीने बाद दोबारा इंजर करने वाले हैं। ऐसे ही आपके डॉक्टर ने बोला कि भाई दोबारा मेमोग्राम करो। जब आप रिपीटेडली इंजरी करते हैं कहीं एक स्पॉट पे, तो हमारा ब्रेन सोचता है कि ये तो लगातार इंजरी हो रहा है, तो लगातार हीलिंग प्रोसेस करता रहता हूँ और हीलिंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं करता। व्हाट इज कैंसर? व्हेन द हीलिंग प्रोसेस डज नॉट स्टॉप, दैट इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर कोई अलग बीमारी नहीं है। जैसे मान लो या कट गया तो बॉडी में हीलिंग प्रोसेस शुरू करेगा, लेकिन जब जख्म भर गया तब बॉडी हीलिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं करता। अगर हीलिंग प्रोसेस बॉडी स्टॉप ना करे तो क्या होगा कि यहाँ बॉडी और भेज रहा है कुछ ना कुछ, राइट, हील करने के लिए अंदर से इंग्रेडिएंट भेज रहा है, न्यूट्रिएंट भेज रहा है। तो भेजते भेजते वो क्या बन जाएगा? इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता है, दैट इज ट्यूमरस ग्रोथ। तो व्हाट इज कैंसर? इसको बाय डेफिनेशन, व्हेन द हीलिंग प्रोसेस डज नॉट स्टॉप, दैट इज कैंसर। और जहाँ पे रिपीटेडली जख्म करेंगे तो ब्रेन विल डिसाइड आई विल नॉट स्टॉप द हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि बार बार डैमेज होगा। आपको पता ही है कि इस हॉल में बार बार ये टूटता जाता है, गाजा का बम जहाँ लगता है ये टूट जाता है, फिर जब तक उसको ठीक करते तब तक एक और बम मार देते। तो आप क्या करेंगे कि हीलिंग को स्टॉप ही नहीं करना है, ना तो लेबर को जाने देना है, ना ही सप्लाई ऑफ ब्रिक को रोकना है, क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि दोबारा टूटने वाला है। तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे बहुत सारे ईंटें इकट्ठे होने लगेंगी, लेबर इकट्ठे होने लगेंगी, ये जैम हो जाएगा, ये ट्यूमर हो जाएगा। तो कैंसर करना है किसी को, मान लो किसी को कोई चाहता है कि मुझे कैंसर हो जाए, तो जब भी इंजरी हो तो उस इंजरी के जख्म को भरने से पहले दोबारा उसको खरोच बंदर आप ना ठीक होने हुआ कि नहीं, खरोचता रहता है। तो फिर वो ब्रेन विल डिसाइड दैट आई विल नॉट स्टॉप द हीलिंग प्रोसेस, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ कैंसर। ये आपको समझना पड़ेगा। तो करना क्या होगा? पेट स्कैन आपने अक्सर सुना है ना, राइट? तो मतलब 4th स्टेज मतलब बहुत ही भयंकर तरह का कैंसर। तो कैसे पता चलता है 4th स्टेज में कैंसर है? इसके पीछे का चाल बोले या डायग्नोस्टिक तरीका बोले वो क्या है? अब देखिए पेट स्कैन ऐसा होता है जैसे आप दिखा रहे हैं, एक हाइपोथेसिस बनाया हुआ है बिना किसी साइंटिफिक बेसिस के कि बॉडी का जो सेल सबसे ज्यादा शुगर खाएगा उसे हम कैंसर सेल घोषित कर देंगे। अब कैसे पता चलेगा कौन सा सेल ज्यादा शुगर खाएगा? तो बॉडी में शुगर इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन से वो शुगर पूरे ब्लड में घूमेगा। कुछ सेल तो ज़्यादा ही खाएंगे इन कंपैरिजन टू सम अदर सेल्स, राइट? तो जो सेल ज़्यादा शुगर खाएगा वहाँ ज़्यादा शुगर इकट्ठा होगा, शुगर यूटिलाइज होगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ज़्यादा खाएगा? साथ में रेडियो एक्टिव मटीरियल FDG, फ्लोरोडाइऑक्सीग्लूकोज, FDG शुगर के साथ बाइंड करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। रेडियो एक्टिव मटीरियल याद रखिए। अब रेडियो एक्टिव मटीरियल तो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो बॉडी ने जाके शुगर निकाल लिया, लेकिन वहाँ पे रेडियोएक्टिव मटेरियल इकट्ठा हो गया। अब जब बाहर से लाइट रहेगा तो वहाँ चमक आएगी, जैसे यहाँ चमक दिखा, तो यहाँ चमक ज़्यादा है, इस मतलब इस एरिया में रेडियोएक्टिव मटेरियल ज़्यादा डिपोजिट होता है, यहाँ पे शुगर की खपत ज़्यादा होगी। 8वीं में आपने पढ़ा है कि रेडियोएक्टिव मटेरियल कॉजेज कैंसर, पढ़ा है कि नहीं? रेडियोएक्टिव मटेरियल उधर ही उस कमरे में रखा और आप इतने डिस्टेंस पे तब आपको कैंसर हो सकता है। इसीलिए जो लोग पेट स्कैन कराते हैं उनमें हमेशा से ये लिख देते हैं, वो डिस्क्लेमर नोट जो पेशेंट साइन करता है कि अगले 1 हफ्ते तक मैं किसी प्रेग्नेंट वुमेन के आसपास भी नहीं जाऊँगा, छोटे बच्चे के आसपास भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल है जिससे इसको कैंसर हो सकता है। अगर आपके अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल से उसको कैंसर हो सकता है, तो आपके बॉडी में जो रेडियोएक्टिव मटेरियल डाला गया जानबूझ से उससे आपको खुद को कैंसर होगा कि नहीं होगा? फिर भी आप डालते हैं और तब वो देखते हैं
कितनी जगह चमक दिख रही है, यहाँ तो 3 जगह ज़्यादा चमक दिख रही है तो मैं बोलूँगा 3rd स्टेज कैंसर। कहीं 4 जगह दिखेगी तो बोलूँगा अच्छा ये 4th स्टेज कैंसर। चलो अगर मैं ये चाहूँ कि मैं अभी टेस्ट कराऊँ, 1 घंटे बाद में मैं अपना पेट स्कैन कराऊँ, तो 1 घंटे को मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, तो ये सेल्स आर हंग्री। आप अगर मुझे एफडीजी डालेंगे तो ये सेल्स को ज़्यादा शुगर की सप्लाई है। तो पेट स्कैन के अनुसार मैं ओरल कैंसर का पेशेंट, मैं बोलूँगा कि भाई मेरा तो मुंह ठीक है, तो ठीक है तो ठीक रहेगा नहीं, वो डरा देगा, ठीक रहेगा नहीं, मैं तो सोचूंगा रहेगा नहीं तो क्या करूँ, फिर बोलेगा कीमोथेरेपी करा। तो आपको समझना होगा कि ये 3rd स्टेज 4th स्टेज जो है ये आपको कैंसर बनाने की प्रक्रिया, ना कि कैंसर को डायग्नोज करने की प्रक्रिया। ये टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो कभी भी आप कैंसर के नाम पे कोई भी डायग्नोसिस बिल्कुल मत करें। जिसे भी ये लगता हो, कोई डॉक्टर हो, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप तो इतने कनेक्टेड लोग हैं, आप मेरा एक डिबेट करा दीजिए। उन्हें बोलिए क्या इनका डिबेट करेंगे, कोई नहीं आएगा। फंसाने के लिए कोई और तरीका निकाल लेंगे, लेकिन डिबेट सामने सामने नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है। कोई भी आते हैं तो कोई भी डायग्नोस्टिक कैंसर के नाम पे कभी मत ले। अब एक सवाल दिमाग में आता है लोगों को, अगर नहीं कराएंगे तो कैसे पता चलेगा कैंसर है कि नहीं? आ रहा है किसी के दिमाग में सवाल? यही वाला सवाल आ रहा है ना, कैसे पता चलेगा? पॉइंट है कुछ का किसी के पास? तो जब मेरे लेक्चर में यहाँ तक पहुँचते हैं तो एक हाथ खड़ा हो जाता है, तो पता कैसे चलेगा? तो मैं बोलता हूँ लेकिन इससे तो नुकसान है, इससे तो पता नहीं चल रहा, ऊपर से आप मर भी सकते हैं। फिर बोलते नहीं पता कैसे चलेगा? मैंने कहा चलो भाई मैं ही टेस्ट कर देता हूँ, किसको पता करना कैंसर है नहीं, बताइए आपको पता है क्या नाम आपका? हाँ कमलेश। तो मैंने कहा कमलेश जी कैंसर है के लिए अगर तो हेड आएगा तो कैंसर, हम टेल आएगा तो ये तो टेल आ गया। अच्छा कमलेश जी आपको कैंसर नहीं है क्योंकि टेस्ट बता रही है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे ये तो तुक्का है, अरे ये भी तो तुक्का है। जब ये तुक्का है, आपने यहाँ भी टोका तो मुझे भी टोक रहे हैं। ये तो अगली बार करेंगे तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा, ये बोलेंगे अरे इसमें भी तो ऐसे ही है, दोबारा करेंगे तो रिजल्ट दूसरा आ जाएगा। तो जब भी आपके दिल में सवाल आए तो कैसे पता चलेगा, तब ये कॉइन ले लीजिए। जितना एक्यूरेट ये कॉइन है आपको कैंसर है या नहीं है बताने के लिए, उतना ही एक्यूरेट ये भी। फर्क सिर्फ इतना कि आप पैसा भी खर्च होगा, आपकी जान भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना? तो पता करने के चक्कर में हम अपने आप को ट्रैप में फंसा रहे हैं। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कैंसर पेशेंट की पहली पहचान, उनका हीमोग्लोबिन लेवल 1 महीने के अंदर एकदम से स्टीपली ड्रॉप होता है, यानी कि 10 से अचानक 5 रहेगा। तो दैट इज मतलब बॉडी में कैंसर एक्टिविटी हो रही है, खून खाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन गायब हो रहा है। पहला साइन, जिसके लिए इन तरह की टेस्ट की जरूरत नहीं। दूसरा, अचानक अनएक्सप्लेन वेट लॉस। वैसे तो कोई डाइटिंग में है तो पता चल गया, एक्सप्लेन हो गया कि भाई ये कारण है। किसी को ऑलरेडी इन्फ्लुएंजा है तो तब भी वो खा पी नहीं रहा, तब भी पता चलेगा। जब अनएक्सप्लेन वेट लॉस है, एक्सप्लेन 10 kg वेट 1 महीने में गायब हो गया, तो यानी कि अंदर कैल्शियम ट्यूमर एक्टिविटी कर रहा है। तीसरी पहचान, बॉडी में अनएक्सप्लेन पेन हो रहा है, कहीं ट्यूमर ग्रोथ हो गया होगा या बाहर से ट्यूमर दिख भी रहा है। ये तीसरी चौथी पहचान। पेन ऐसा कि जो बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है। तो जब हम ये 3-4 चीज एक साथ देखते हैं पेशेंट के अंदर, तो हम समझ जाते हैं कि इनके बॉडी में रियल मायने में कैंसर एक्टिविटी शुरू हो गई। तो हमें क्या करना होगा? इतना ही करना होगा कि उसका पेन को गायब कर दूंगा, उसके हीमोग्लोबिन को बढ़ा दूंगा, उसके वीकनेस को गायब कर दे, उसका वेट को दोबारा बढ़ा दे। अगर ऐसा हम कर पाए, यानी कि कैंसर एक्टिविटी को स्विच ऑफ कर, इतना ही तो करना है। तो इतना अगर करना है तो उसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। क्या करना है, मैं कैसे करना है, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि चाहे वो किडनी का पेशेंट हो या वो लिवर का पेशेंट हो। अभी एक मेरे भाई, क्या बोलता हूँ उनको, मेरे हाँ लिवर वाले, हाँ ये आपसे बात करनी है कि मैं तो लिवर का पेशेंट हूँ। मैंने देखा इतने हफ्ते करते लिवर का पेशेंट, लेकिन उन्होंने मुझे कन्विंस किया, नहीं मानो मेरी बात, मैं लिवर का पेशेंट हूँ। कहाँ दिखाई दे। तो खैर
उन्होंने मुझे काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की, तो मैंने कहा कैसे पता आपको? डॉक्टर ने बताया। मैंने कहा कोई तकलीफ है आपको? तकलीफ नहीं है, हो जाएगी। तो आप देखिए किस तरह से वो बिलीव कर चुका है और गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल हफ्ता कर कई दिनों से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट में डॉक्टर ने बता दिया वो बड़ी मुश्किल, मतलब तनाव में तो है। तो ये लिवर सिरोसिस, ये बताना या फैटी लिवर, इसकी मशीनें हमारे हॉस्पिटल में भी हैं, जो कि मैं मना करता हूँ। नए नए डॉक्टर आते हैं, दोबारा ले आते हैं, फिर मैं मना करता हूँ 20 हॉस्पिटल कहाँ तक जाएगा इंसान। तो फिर मैंने ये शुरू कर दिया, मैं सीधे पेशेंट से ही बात करता हूँ। जैसे वीडियो है, ये ऑनलाइन जाएगा, मैं हर हफ्ते में बताता हूँ कि पेशेंट आपको ही अपना डॉक्टर बनना चाहिए, आपको ही अवेयरनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जान इतना फैल चुका है कि जब मैं अपने हॉस्पिटल में नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ तो किसी और डॉक्टर को क्या मैं समझाऊंगा। पेशेंट को समझना पड़ेगा कि ये जो लिवर का स्कैनिंग जो नया शुरू किया है फैटी लिवर का, वो इस तरह से बनाया वो मशीन, अगर मेरा भी यही करेंगे तो फैटी लिवर ग्रेड 2, 3 कुछ बोल ही देंगे और बोलते ही हैं, लेकिन तब वो इंसान मान ही जाएगा, जैसे वो शुरू वाला वो तो भाई भी मान गए। तो पहचान क्या है फैटी लिवर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसकी क्या पहचान? इसकी पहली पहचान होगी, आप देखेंगे कई बार कुछ लोगों में कि जिनका पेट मटके की तरह अजीब सा निकला होता है, मटके खुद मोटे नहीं होंगे, यूनिफॉर्म नहीं होता, अच्छा ऐसा लगता है पानी जमा हुआ पेट में, है ना, तो यानी कि लिवर काम नहीं कर रहा, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यानी लिवर उनका काम नहीं होता। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज लीवर में ठीक होने की कैपेसिटी ज़्यादा है। एक चिपकली आपने देखा, उसको अगर सिर्फ पूंछ को काट दे तो दोबारा चिपकली का पूंछ दोबारा बन जाता है। लीवर एक इकलौता ऐसा ऑर्गन है, उसको आधा टुकड़ा काट के फेंक भी देंगे, कुछ दिन बाद लीवर अपने आप को पूरा बना देता है, ग्रोथ कर लेता है, पूरा बन जाता है। तो जो ऑर्गन अपने आप को पूरा बना सकता, आधा उठा के फेंकने के बाद भी उस ऑर्गन की चिंता क्यों करनी? वो तो ठीक हो सकता है, आधा काट के फेंक ही नहीं देगा, आपको तो कोई किसी ने फेंका नहीं, बस उसका फंक्शनिंग रिड्यूस हो गया। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पेट मटके की तरह हो गया, बॉडी सूखने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, कमजोरी ज्यादा है, तो यानी कि अब आप सही मायने में लीवर के पेशेंट हो, है ना। उनमें तो ऐसा कुछ था नहीं, राइट। लेकिन ऐसा कुछ अगर कैसे पता चलेगा? आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट कि हमें कैसे पता चलता है, हमारे पेशेंट में हॉस्पिटल में कैसे हम पता करते हैं। तो यानी कि जो हमने पता किया उसके पानी को बॉडी से निकालना है मुझे, और उसके वीकनेस को ठीक कर देना है, उसके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ा देना है, और ये सब कुछ कर दूंगा तो वो ठीक हो गया, तो वीकनेस चली गई तो ठीक हो गया। कैसे हम करते हैं उस पर हम आते हैं। उससे पहले एक जो बातें मैंने अभी बताई ना, जैसे एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूकोपीडियस ट्रायल, बीएलटीटी ट्रायल, वेटरन अफेयर, डायबिटीज ट्रायल, ये सारे बड़े बड़े ट्रायल हैं दुनिया में। पहले जो ट्रायल होते थे 1998 से पहले वाले, 2005 से पहले वाले भी, उन ट्रायल में क्या करते थे, मान लो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं खूब सारे, 500 इधर 500 इधर, तो 500 को दवाई देंगे और 500 को हाई ब्लड शुगर के बावजूद भी कुछ नहीं देंगे। अब ये जो 1000 लोगों को 10 साल तक फॉलो करेंगे कि दवाई देने के बाद कितने लोग जिंदा रहेंगे, 10 साल के बाद दवाई ना देने के बाद हाई शुगर रहते हुए कितने लोग जिंदा रहेंगे। अब अगर दवाई देने के बाद इस ग्रुप में ज़्यादा लोग जिंदा रहेंगे, यानी कि ये दवाई ने काम कर दिया। लेकिन जितने भी ट्रायल आपके आंखों के सामने हैं, सारे ट्रायल लिख दिए मैंने, सब में यही आया कि जिन लोगों ने दवाई नहीं ली, कंक्लूजन ये, उनमें मोर्टलिटी रेट, मृत्यु दर 22% कम होती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवाई ली। यहाँ ये समझिए कि जब दवाई लेते हैं तो होता क्या है कि आपको सेटिस्फैक्शन होती है क्योंकि ग्लूकोमीटर में आंकड़ा कम आ गया, लेकिन आपका टारगेट आंकड़े को कम करना है या लाइफ टाइम को बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, या सिर्फ आंकड़ा मेरा मैच करना चाहिए उस चप्पल के साइज के साथ मेरा पैर मैच करना चाहिए, राइट? वो तो नहीं है ना। तो ये ट्रायल मैंने लिखा है, आप इसको देख सकते हैं, बड़ा फेमस ट्रायल।